सो हाय एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो स्विंग ट्रेडिंग में काम आते हैं। सो इस लेक्चर में जितनी भी चीज़ें ली गई है ये एक बुक से लिया गया है जिसका नाम है मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसके ऑथर हैं स्टीव पामक्विस्ट। सो ये लेक्चर जो है ये एक तरीके से उनकी बुक रिव्यू भी है एंड बुक समरी भी है एंड साथ में ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है सारी इस बुक से ही है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, जिन्हें नहीं पता है, स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली ट्रेडिंग का वो टेक्निक है जिसमें हम एटलीस्ट 1 डे के लिए होल्ड करते हैं एंड यूजुअली लेस दैन 12 मंथ्स के लिए होल्ड करते हैं किसी भी स्टॉक को। सो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। सो स्टार्ट करते हैं। पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अप ट्रेंड वो होता है जिसमें मार्केट ऊपर जा रहा होता है, डाउन ट्रेंड वो होता है जब मार्केट नीचे जा रहा होता है, एंड साइडवेज वो होता है जब मार्केट एक रेंज के अंदर बार बार मूव कर रहा होता है, तो उसे साइडवेज मार्केट कहता है। अब दूसरा चीज़ कि ये जितने भी पैटर्न्स हैं इनको रिवर्सल पैटर्न्स बोलते हैं। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न्स बिकॉज जब ये अप ट्रेंड में जा रहा होता है तब ये पैटर्न अगर वहाँ पर बन जाए तो ये डाउन ट्रेंड में जाना चालू कर देता है। जब ये डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है और ये पैटर्न वहाँ पे बन जाए तो ये अप ट्रेंड में मार्केट जाना चालू हो जाता है। एंड साइडवेज के केस में अगर ये पैटर्न कहीं पे बने तो हो सकता है ये अप साइड जाने लगे या डाउन साइड जाने लगे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। सो ये रिवर्सल पैटर्न्स है, यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हो जाता है इन सारे पैटर्न्स के होने के बाद। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार हो, बट कौन कौन से केसेस में ये काम करते हैं वो भी आगे समझेंगे। तो उसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं दो टर्म्स। पहला है इंगल्फिंग। इंगल्फिंग का मतलब अपने अंदर पूरी तरीके से ले लेना, एंड हरामी ये एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग में पहला कैंडल जो होता है वो रेड होता है, सेकंड कैंडल जो है वो ग्रीन होता है, और ग्रीन वाला कैंडल इतना बड़ा होना चाहिए कि वो इंगल्फ कर दे, यानी पूरी तरीके से अपने अंदर ले ले रेड वाले कैंडल को। तो ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। सिमिलरली बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न वो है जब एक ग्रीन कैंडल बने उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बने और रेड कैंडल जो है कम्प्लीटली ग्रीन कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ कर ले या अपने अंदर ले ले, तो ये हो जाता है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बाद मार्केट जो है अपसाइड जाने लगता है, इसलिए ये सिंबल मैंने बनाया नीचे। एंड जब बियरिश इंगल्फिंग वहाँ पे बनता है जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा होता है और उसके बाद मार्केट नीचे जाने लगता है। ठीक है, देन अगेन बुलिश हरामी। बुलिश हरामी में उल्टा होता है, सेम ये प्रेग्नेंट वुमेन का शेप में रहता है, ऐसे करके समझिए कि ये ऐसे करके दिखता है, विजुअली ये इस तरीके से दिखता है, इसी वजह से इसे बुलिश हरामी बोलते हैं। एंड पहला कैंडल रेड होगा, दूसरा कैंडल ग्रीन होगा और ये मार्केट के नीचे में फॉर्म होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना चालू होगा। ठीक है, अब बियरिश हरामी में पहला कैंडल ग्रीन होगा, दूसरा कैंडल रेड होगा, एंड रेड कैंडल ग्रीन वाले कैंडल से छोटा होगा और ग्रीन वाले कैंडल के अंदर होगा मतलब इसका हाई या लो को ब्रेक नहीं करेगा, उसके अंदर ही ये रेड कैंडल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हो गया बियरिश हरामी। अब समझते हैं मॉर्निंग स्टार। सो मॉर्निंग स्टार के केस में पहला कैंडल जो है वो रेड होगा, दूसरा कैंडल जो है वो गैप डाउन होगा मतलब यूजुअली इसके ये जो क्लोजिंग प्राइस है रेड कैंडल का, ये वाला पार्ट क्लोजिंग प्राइस के नीचे होगा। ये कैंडल जो है, ये कैंडल रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है। एंड थर्ड वाला जो कैंडल है वो ग्रीन होगा, एंड अगेन जो ग्रीन वाला कैंडल है वो नीचे वाले कैंडल के क्लोज के ऊपर रहेगा। ठीक है, नीचे वाला कैंडल का क्लोज कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ये रेड कैंडल है या ये वाला भी पार्ट हो सकता है या ये वाला, ऐसा मैं अलग से बना देता हूँ, ये वाला पार्ट भी क्लोज हो सकता है या ये वाला पार्ट भी क्लोज हो सकता है नीचे वाला कैंडल का, डिपेंडिंग ऑन रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है। ठीक है, सेम अब इवनिंग स्टार पे चलते हैं। इवनिंग स्टार में पहला ग्रीन कैंडल और दूसरा रेड कैंडल, लास्ट वाला ये होना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कैंडल ग्रीन, थर्ड कैंडल रेड, बीच वाला कैंडल कुछ भी हो सकता है, वो गैप अप होगा मतलब ग्रीन कैंडल के क्लोज के ऊपर रहेगा यूजुअली, और जो तीसरा वाला रेड कैंडल है इसका क्लोज से भी ऊपर रहेगा। ठीक है, यूजुअली ऐसा होता है
अब आगे हम इसके और भी केसेस डिस्कस करेंगे। हैमर का शेप सिंपल है, ये वाला जो है ये हैमर की तरह दिखता है, इसी वजह से इसे हैमर बोलते हैं। अब हैमर को भी हैंगिंग मैन भी बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि ये मार्केट के नीचे बन रहा है या ऊपर बन रहा है। जब मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रहा होता है और अगर तब वहाँ पर ये बन जाए तो इसे हम हैमर कहते हैं। जबकि मार्केट अगर ऊपर जा रहा हो कंटिन्यूसली और वहाँ पर ये बन जाए तो हम इसे हैंगिंग मैन बोलते हैं। तो ये हैंगिंग मैन बन गया, ठीक है। तो अब हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कौन से पैटर्न किस टाइम पे काम करते हैं, स्टार्टिंग विद बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। सो पैटर्न जो है मार्केट के नीचे में फॉर्म होना चाहिए, एंड क्योंकि ये इंगल्फिंग पैटर्न है देयरफॉर जो ग्रीन वाला कैंडल है वो रेड कैंडल को कम्प्लीटली इंगल्फ कर देना चाहिए। और ये एक रिवर्सल पैटर्न है, मतलब ये यूजुअली शो करता है कि मार्केट जो है अब उल्टे डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके कंडीशंस क्या क्या है, कौन से कंडीशंस में ये बेस्ट काम करते हैं, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है और कंडीशंस इसलिए, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि ये सारे कंडीशंस फुलफ़िल होने चाहिए। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन फुलफ़िल होते हैं तो ये बेटर काम करता है, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन नहीं भी फुलफ़िल होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट एक कंडीशन अगर फुलफ़िल हो तो ये इसके प्रोबेबिलिटी जो है वर्क करने की वो बढ़ जाती है। बट हाँ, इसमें दो कंडीशन है जो मस्ट है, जो होने ही चाहिए। पहला है इंडेक्स या मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल इंडेक्स या मार्केट क्या हो सकता है, अगर हम स्टॉक को देख रहे हैं, लेट्स से ये लार्ज कैप स्टॉक है तो निफ्टी 50 हम देखेंगे, मिड कैप स्टॉक है तो निफ्टी मिड कैप देख सकते हैं। अगर बैंकिंग स्टॉक है तो बैंक निफ्टी हम देख सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी, इस केस में निफ्टी भी देख सकते हैं अगर ये लार्ज कैप स्टॉक है। यूजुअली बैंक निफ्टी और निफ्टी सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इंडेक्स जो है अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे कि कहीं पे बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है बट निफ्टी तो नीचे जा रहा है, ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो हम ये देख सकते हैं इंडेक्स या मार्केट हम उसी को बोलेंगे, वो अप ट्रेंड में होना चाहिए बट स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तब ये बेस्ट काम करेगा बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। अब आगे का कंडीशन चेक कर लेते हैं। एवरेज डेली वॉल्यूम जो है वो कम होना चाहिए उस स्टॉक का जिसमें भी हमें स्विंग ट्रेड लेना है। सो एवरेज डेली वॉल्यूम जो है ये किसी स्क्रीनर में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनर में मिल सकते हैं या ट्रेडिंग व्यू में, या फिर किसी भी स्टॉक के आप वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पर आपको डेली वॉल्यूम उसका मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एवरेज डेली वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स हैं उनका एवरेज डेली वॉल्यूम लेट से 1 लाख यूनिट्स है पर डे, ठीक है। इतना का बाय सेल होता है डेली, तो इससे कम होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कम होना चाहिए, बट यूजुअली इससे कम होना चाहिए, लाइक 90,000 50,000 इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ही कम वॉल्यूम है तो जनरली वो तो पहली बात शायद वो इंडेक्स में भी नहीं होगा, बट यूजुअली उसका जो भी एवरेज वॉल्यूम है अगर उससे कम हो उस स्टॉक का वॉल्यूम तो वो बेटर काम करेगा। अब जो पहला कैंडल है, ये वाला कैंडल जो रेड कलर का बनेगा, पहला कैंडल, यहाँ पे वॉल्यूम दिखता है ट्रेडिंग व्यू में, नीचे साइड में आपको वॉल्यूम दिखेगा इस तरीके से, या अगर रेड कैंडल बन रहा हो तो रेड कलर में ऐसे वॉल्यूम दिखेगा एंड सो ऑन। सो इस केस में पहला कैंडल का जो वॉल्यूम है वो स्टॉक का एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। स्टॉक का एवरेज वॉल्यूम अगर इस तरीके से चल रहा है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो ये बेटर वर्क करता है। दूसरी बात, स्टॉक जो है 7 SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। अब स्टॉक जो है 7 SMA के नीचे अगर चल रहा हो, फॉर एग्जांपल SMA मैं ऐसे बना लेता हूँ, एंड देन इसके नीचे अगर ये फॉर्म हो जाता है पैटर्न, दैट मीन्स कि ये उस केस में ज़्यादा बेटर वर्क करेगा। अब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो समझ लेते हैं। अपर शैडो, अब पहला जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल के लिए क्या कंडीशन है, पहला कैंडल जो है वो रेड है, ठीक है।
अब रेड कैंडल का अपर शेडो जो है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो विक बना हुआ है उसको विक भी बोलते हैं, विक भी बोलते हैं, शेडो भी बोलते हैं एंड टेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो विक, शेडो या टेल है, ये वाला पार्ट जो है एटलीस्ट 30% ऑफ द कैंडल होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 30% ऑफ द कैंडल। अगर ये होगा तो ये बेटर वर्क करेगा। देन अगेन दूसरे कैंडल का कंडीशन ये है कि जो लोअर पार्ट है या लोअर शेडो है या लोअर विक है, ये वाला पार्ट, सेम शेडो विक या टेल इसको बोल सकते हैं, ये कैंडल का 30% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये बेटर वर्क करता है, ठीक है। अब एग्जिट कंडीशन ये है कि स्टॉक को होल्ड कितनी देर के लिए करना है या कितने टाइम के लिए करना है। तो स्टॉक को होल्ड एटलीस्ट 7 डेज़ के लिए करना है, तो ये बेस्ट काम करता है। अब ज़्यादा दिन के लिए भी होल्ड किया जा सकता है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट इस तरीके से आ रहा है एंड यहाँ कहीं पे ये पैटर्न बन गया, ठीक है, यहाँ कहीं पे ये पैटर्न बन गया, तो फिर हमारा जो नियरेस्ट लो था, ये नया लो बनाने से पहले ये वाला एक लो था, इसको बनाते हुए ये फिर नीचे गया एंड यहाँ पर एक लो बनाया, तो जो नियरेस्ट लो है इसके क्लोज आप रख सकते हैं, यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो। सो ये हमारा कंडीशंस होगा। अब कौन से कंडीशंस में ये या तो ख़राब काम करते हैं या वर्क ही नहीं करते हैं। इन कंडीशंस को लगाने के बाद बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इतना अच्छा काम नहीं करता। सबसे पहले है प्राइस ऑफ द स्टॉक, अगर आप प्राइस के बेसिस पर फिल्टर करोगे कम या ज़्यादा तो ये वर्क नहीं करता। सेकंड, कैंडल का वॉल्यूम कुछ भी हो तब भी ये वर्क करता है। डे 1 की बॉडी का साइज़ कुछ भी हो ये तब भी वर्क कर जाता है। एंड जिस केस में नहीं वर्क करेगा ये है कि लोएस्ट लो ऑफ लास्ट 10 सेशंस नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि लेट्स से लास्ट 10 डेज़ में डे 1, डे 2 एंड सो ऑन, डे 10 पे मैं पहुंच गया, अब लास्ट 10 डेज़ में लोएस्ट बनाई है, लोएस्ट पॉइंट पे ये बना है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर ये लोएस्ट पॉइंट पर बना है तो ये वर्क नहीं करता है स्विंग ट्रेडिंग में। हम अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे चले जाते हैं जो है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। अगेन ये एक रिवर्सल पैटर्न है और मार्केट के टॉप पर फॉर्म होता है, और फॉर्म होने के बाद ये स्टॉक जो है नीचे जाना चालू कर देता है। अब इसमें भी ये सारे और कंडीशंस हैं, ये जितने कंडीशंस होते जाएंगे उतना बेटर होगा, बट 2 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड नेसेसरी है। पहला ये कि इंडेक्स जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और स्टॉक जो है अप ट्रेंड में होना चाहिए, तो उस केस में ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। अब बाकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। होल्डिंग जो है वो एटलीस्ट 4 डेज़ का होना चाहिए। 4 डेज़ पे ये बेस्ट वर्क करता है। इसको आप ज़्यादा दिन भी होल्ड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि स्टॉक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है या नहीं है। अच्छा, इसमें जो वॉल्यूम का कंडीशन वो ये है कि जो सेकंड कैंडल का वॉल्यूम है, लेट्स से इसका वॉल्यूम x था, तो ये एटलीस्ट ये 1.3x होना चाहिए इस कैंडल का साइज, ये वॉल्यूम कैंडल है। तो सेकंड वाले का अगर वॉल्यूम ज़्यादा है दैट मीन्स कि लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो ये वाला ग्रीन होगा, ये वाला रेड होगा। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो वॉल्यूम ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो प्लेयर्स हैं मार्केट में वो इंटरेस्टेड हैं इस स्टॉक को नीचे गिराने में या इसको सेल करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सो उस केस में ये ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। ओके, अब ये लास्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं। ये हो गया टॉप फर्स्ट कैंडल का। सो सेकंड कैंडल का जो बॉडी है, सेकंड कैंडल का जो ओपन है, ये हो जाएगा क्लोज, क्योंकि ये सेकंड वाला रेड हुआ। सो
इसके टॉप से 15% एबव होना चाहिए। इसका आप साइज़ देख लेना, लेट्स से ये 100 पॉइंट्स का था, तो ये 15 पॉइंट्स एबव का होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा मार्केट में। ओके, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न कब काम नहीं करता? ये तब काम नहीं करता जब कंटिन्यूसली 10 सेशन है हमारे, सेशन 1, बाय सेशन वी मीन ट्रेडिंग डेज, जो भी हमारा डे 1, डे 2 एंड सो ऑन, डे 10 तक जो है, 10th डे पे अगर ये फॉर्म होता है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न एकदम टॉप पे, तो ये वर्क नहीं करता है, उस केस में ये ख़राब वर्क करता है, इसके रिटर्न्स अच्छे नहीं होते। सो हम अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं, जो कि है हैमर पैटर्न। सो हैमर पैटर्न के केस में ये जब मार्केट जब कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में होता है और उसके नीचे ये फॉर्म करता है, तब वहाँ पर ये वर्क करता है एज अ रिवर्सल पैटर्न। हैमर के केस में कैंडल का बॉडी जो है वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। सो कलर मैटर नहीं करता है, बट जो इसमें कंडीशंस हैं और कंडीशंस इसके समझ लेते हैं। एक ही कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, वो ये कि स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। हाँ सॉरी, 2 कंडीशंस है। दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड या साइडवेज होना चाहिए। अप ट्रेंड मतलब ऊपर जा रहा हो, साइडवेज मतलब किसी रेंज में घूम रहा हो, तो वहाँ पर ये काम करता है। बस मतलब दूसरा कंडीशन ये है कि बस डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए मार्केट, दैट्स ऑल। ओके, सो अब समझते हैं इसके कंडीशंस क्या होते हैं। हैमर पैटर्न जो जनरली ऐसा दिखता है, बट हैमर में एक ऊपर में एक शैडो भी हो सकता है। सो अपर शैडो जो है, ये वाला पार्ट, अपर शैडो विक, ये वाला पार्ट जो है ये 4% से लेकर के 20% होना चाहिए कैंडल का रेंज का। रेंज मतलब हाई एंड लो के बीच का डिफरेंस। तो ये टोटल 100 पॉइंट्स का अगर बना हुआ है हाई से लो, तो ये 4 पॉइंट से 20 पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए, तब ये पैटर्न जो है बेस्ट वर्क करता है। दूसरा कंडीशन ये है कि लोअर शैडो बॉडी का एटलीस्ट ट्वाइस होना चाहिए। तो ये जो है, अगर लेट्स से ये 20 पॉइंट्स का बना है, तो ये वाला पार्ट जो है कम से कम 40 पॉइंट्स का होना चाहिए, तो ये बेटर वर्क करता है। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ। ये वाला पार्ट जो है बॉडी जो है लेट्स से 20 पॉइंट्स का बना, तो लोअर विक जो है ये एटलीस्ट 40 पॉइंट्स का होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 40 पॉइंट्स हो तो ये बेटर वर्क करता है। ओके, हैमर से पहले वाले दिन का जो वॉल्यूम है, ठीक है। सो हैमर यहाँ पर बना, कम से कम ये लास्ट वाले वॉल्यूम का 100% होना चाहिए, यानी कम से कम इतना होना चाहिए। इससे ऊपर चला जाए, इससे अगर ऊपर भी चला जाता है तो बेटर है, बट एटलीस्ट वॉल्यूम जो है इतना तो होना ही चाहिए हैमर वाले दिन। हैमर वाला दिन ये है, इस वाले दिन कम से कम इतना वॉल्यूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो वॉल्यूम होगा हैमर के डे पर, तो अब ये हैमर यहाँ पर बना, इस दिन का जो वॉल्यूम होगा, अब वॉल्यूम में भी हम मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। लेट्स से वॉल्यूम का एक मूविंग एवरेज आ रहा है, इसमें 21 डे मूविंग एवरेज लगा रहा है। ट्वेंटी डे मूविंग एवरेज का जो भी वॉल्यूम होगा, उससे उसका 1.6 टाइम्स होना चाहिए। उसका 1.6 टाइम्स
या 160%, दोनों सेम ही चीज़ है, वो होना चाहिए हैमर वाले दिन। सो 21 डे मूविंग एवरेज का लेट्स से एवरेज वॉल्यूम था 100 शेयर्स पर डे, तो हैमर वाले दिन कम से कम 160 शेयर्स ट्रेड होने चाहिए, इतना का वॉल्यूम आना चाहिए। अगर कम से कम इतना का आएगा तो ये बेटर वर्क करेगा। एंड जो लास्ट कंडीशन है वो ये है कि लास्ट 5 दिन में हाईएस्ट रेंज होना चाहिए हैमर का। हाईएस्ट रेंज मतलब अब ये डे 1 था, लेट से डे 2 था, डे 3 था, डे 4 था, एंड ये वाला डे 5 है हैमर जिस दिन बन रहा है। सो इसमें जो है हैमर जो है इसका लार्जेस्ट रेंज होना चाहिए, यानी टॉप टू बॉटम ये लार्जेस्ट होना चाहिए। यानी बाकी दिन हो सकता है ये 90 पॉइंट्स का इसका रेंज है, 80 पॉइंट्स का रेंज है, 60 पॉइंट एंड 70 पॉइंट, हैमर 100 पॉइंट्स का अगर बन गया तो ये हैमर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने वाला है। सो ये था हैमर के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि है हैंगिंग मैन, जो कि हैमर का ही एक वर्जन है, जो कि मार्केट के ऊपर फॉर्म होता है, जिसका मतलब कि अप ट्रेंड अब बंद हो चुका है और स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो ये कब काम करते हैं? दो कंडीशंस मस्ट है, मार्केट जो है वो खुद डाउन ट्रेंड में होना चाहिए मगर स्टॉक जो है अप ट्रेंड में होना चाहिए। बाकी सारे कंडीशंस जो है और कंडीशंस है, ये जितने होते जाएंगे उतना बेटर काम करेगा। पहला ये कि ये हाईएस्ट हाई होना चाहिए लास्ट 5 डेज़ का। सो 1 2 3 4 5, तो पिछले 5 सेशन में ये हाईएस्ट हाई बनना चाहिए। मतलब ये इसका हाई जो है, ये इसका हाई, ये बाकी सारे के हाई से सबसे ऊपर है पिछले 5 दिन के हाई से। सो 5 दिन का हाईएस्ट हाई हो गया ये। वाइडेस्ट रेंज होना चाहिए लास्ट 5 डेज़ में, दैट मीन्स कि बाकी सारे कैंडल्स जो हैं इसके रेंज से कम होने चाहिए। सो लेट्स से इसका रेंज अगर 100 पॉइंट्स का है, सो बाकी सारे कैंडल्स का रेंज जो है 100 पॉइंट से कम होना चाहिए, 60 70 कुछ भी चलेगा, बट 100 से कम होना चाहिए। वो हो गया लार्जेस्ट रेंज। देन अगेन इसमें भी सेम चीज़ है, जो शेडो होना चाहिए वो कम से कम बॉडी का 2x होना चाहिए। बॉडी x का है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2x का हो तो बेटर काम करता है। सिर्फ लोअर टेल नहीं, मतलब दोनों शेडो मिला करके, ये दोनों मिलाकर कम से कम बॉडी का डबल होना चाहिए। ऑब्वियसली ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज़ ये हैमर ही नहीं बनेगा, या हैंगिंग मैन ही नहीं बनेगा। सो इस केस में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब वो चेक कर लेते हैं कौन से कंडीशंस में ये वर्क नहीं करता है या ख़राब काम करना चालू कर देता है। जब ये लास्ट 5 डेज़ में हाईएस्ट वॉल्यूम हो, तो ऐसा समझ लेते हैं जब भी यहाँ पे अब इनका वॉल्यूम बन रहा है नीचे में, अब ये लास्ट 5 डेज़ में हाईएस्ट वॉल्यूम अगर हो गया हैमर का, तो ये काम नहीं करता है या ख़राब काम करता है। और कंडीशन है कि वॉल्यूम जो है वो स्टॉक का एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये वाला कंडीशन, एंड प्रीवियस डे वॉल्यूम से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना हाईएस्ट वॉल्यूम होना चाहिए, ना एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए, ना प्रीवियस डे वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। अब एवरेज वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज वॉल्यूम आप लास्ट 21 डेज़ का ले लीजिए। 21 डेज़ से अगर काम नहीं चल रहा है तो 5 डेज़ का चेक कीजिए। अगर 21 डेज़ से ज़्यादा आ रहा है तो कम से कम ये 5 डेज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 डेज़ एवरेज से ज़्यादा आ रहा है तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा या बहुत ही ख़राब काम करेगा। और अगर 21 डेज़ से भी कम आ रहा है वॉल्यूम तो ये अच्छा काम कर सकता है। उस केस में 5 डेज़ का भी वॉल्यूम एक बार चेक कर लीजिए, अगर उससे भी कम आ रहा है तो फिर ठीक है। इन दैट केस आप बाकी ऊपर के कंडीशंस लगा के चेक कर लीजिए, अगर वो सब में से कुछ आ रहा है तो अच्छा काम करेगा, अदरवाइज़ ये अच्छा काम नहीं करेगा इन सब केसेस में। देन लास्ट कंडीशन ये है कि प्राइस का कोई कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, इट डजेंट मैटर कि स्टॉक का प्राइस क्या है, ये पैटर्न सब पे काम करता है। अब आते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न पे। सो
देखिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न एंड इवनिंग स्टार पैटर्न, ये सब पैटर्न जो है थोड़ा कम काम करता है कंपेयर टू इंगल्फिंग पैटर्न्स एंड हैमर पैटर्न, बट फिर भी इस बुक में डिस्कस किया गया है क्योंकि, तो हम बात कर लेते हैं। एंड इनफैक्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार पैटर्न्स में से भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न थोड़ा बेटर काम करता है कंपेयर टू इवनिंग स्टार पैटर्न। सो इसके नेसेसरी कंडीशन क्या है? इसके नेसेसरी कंडीशन बस एक ही है, वो है कि स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट कैंडल का बॉडी है, अब ये पैटर्न जो है इस तरीके से फॉर्म होगा। जो फर्स्ट कैंडल का बॉडी है, ये वाला पार्ट, ये रेंज का लेस देन इक्वल टू 30% होना चाहिए। 30% से कम हो तो बेटर है। दैट मीन्स कि ये कैंडल कुछ ऐसा दिख सकता है। रेंज बड़ा हो गया, बॉडी छोटा हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट कैंडल का बॉडी जो है प्रीवियस कैंडल के बॉडी से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इससे पहले जस्ट एक कुछ भी ऐसा बॉडी बना होगा, वो उसका बॉडी जो है इस वाले कैंडल के बॉडी से भी छोटा है, तो ये वाला कैंडल का बॉडी और भी ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अब जो सेकंड कैंडल का बॉडी है वो 60% ऑफ रेंज से कम होना चाहिए। तो सेकंड कैंडल ये वाला कैंडल है, ऐसे मार्क कर देते हैं। जो सेकंड कैंडल है उसका जो बॉडी है वो लेस देन 60% ऑफ कैंडल रेंज होना चाहिए। रेंज मतलब टॉप माइनस बॉटम। सो ये जो है अगर 100 पॉइंट्स का फॉर्म हो रहा है तो बॉडी जो है लेस देन 60 पॉइंट्स का होना चाहिए। अब सेकंड कैंडल का जो क्लोज है वो फर्स्ट कैंडल का लो से नीचे हो तो बेटर है। अब ये फर्स्ट कैंडल का लो है। अब ये कैंडल सेकंड कैंडल किसी भी कलर का हो, बट इसका क्लोज यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ये रेड है या फिर ग्रीन है। तो इसका जो क्लोज है फर्स्ट कैंडल का लो के नीचे आएगा तो ये बेटर वर्क करेगा। अब एक और कंडीशन ये है कि सेकंड कैंडल जो है जब रेड होता है तो ये बेस्ट काम करता है, यानी कि ये कैंडल ग्रीन नहीं हो तो बेटर है, ये रेड होना चाहिए, यानी कि ऊपर जो आप देख रहे हैं ये वाला पैटर्न जो है ज़्यादा बेटर काम करेगा। इसका होल्डिंग पीरियड जो है वो 4 डेज़ का है, 4 डेज़ पे ये बेस्ट वर्क करता है। एंड थर्ड कैंडल का जो क्लोज है वो फर्स्ट कैंडल के 50% से ऊपर हो तो बेटर है। अब फर्स्ट कैंडल जो है क्योंकि वो छोटा फॉर्म होगा तो ये वाला फिगर को देखिए, इस केस में यहाँ पर आएगा इसका क्लोज, इसके 50% के ऊपर हो। सो लेट्स से ये पूरा बॉडी जो है, ये पूरा कैंडल जो है 100 पॉइंट्स का था, लेट्स से यहाँ पे 0 पॉइंट्स मान लेते हैं, 40 to 60 पॉइंट, यानी कि ये 20 पॉइंट्स का था, ठीक है। दैट मीन्स कि थर्ड कैंडल जो है, थर्ड कैंडल का जो क्लोज है जो कि ऊपर आएगा, ये जो है 60 पॉइंट से 50% ऊपर, यानी कि कितना हो गया 60 इंटू 0.5, 30 पॉइंट्स एबव अगर क्लोज हो तो ये बेटर वर्क करेगा। तो ये सारे कंडीशंस थे इसके, जिन कंडीशंस में ये बेस्ट वर्क करते हैं। अब हम देख लेते हैं वो सारे कंडीशंस जब ये या तो ख़राब काम करते हैं या ये वाला पैटर्न जो है इतना अच्छा काम नहीं करता है। जब सेकंड कैंडल का बॉडी फर्स्ट कैंडल के बॉडी से छोटा हो, यानी कि फर्स्ट कैंडल जब बना, सेकंड कैंडल का बॉडी इसके बॉडी से छोटा नहीं होना चाहिए, तो उस केस में अच्छा नहीं होता।
थर्ड कैंडल जो है वो गैप अप हो जाए तो उस केस में अच्छा काम नहीं करता। गैप अप मतलब क्या, इसका हाई से जो सेकंड कैंडल बना उसका हाई से ऊपर हो जाए थर्ड कैंडल, इसको टच नहीं कर रहा हो, उसका लो जो है वो टच नहीं कर रहा हो। ठीक है, ये इसका हाई है और ये थर्ड कैंडल का लो है, तो ये लो इसको टच नहीं कर रहा है, इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप है, तो इसे बोलेंगे गैप अप। तो थर्ड कैंडल का अगर गैप अप हो जाता है तो दिक्कत की बात है। थर्ड कैंडल का रेंज भी बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, जितना रेंज लार्ज होता जाएगा उतना ये कैंडलस्टिक पैटर्न ख़राब काम करेगा। तो अब आखिरी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं, जो कि है इवनिंग स्टार पैटर्न। ये मॉर्निंग स्टार की तरह ही है, जिसमें जो सेकंड वाला कैंडल है उसका कलर जो है मैटर नहीं करता है, बट देख लेते हैं कि कौन से पैटर्न में ये बेस्ट काम करता है, कौन से कलर पे ये बेस्ट काम करता है सेकंड वाला कैंडल। ये समझ लेते हैं, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये हमारा थर्ड कैंडल। एक ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, वो है कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो ये पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। देन बाकी और कंडीशन समझ लेते हैं। फर्स्ट कैंडल का जो बॉडी है वो लास्ट कैंडल की बॉडी से बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स कि इससे पहले जो भी कैंडल की बॉडी बनी होगी, लेट्स से इसको बॉडी 1 बोल लेते हैं, सॉरी इसको बॉडी x बोल लेते हैं, इसको बॉडी 1 बोल लेते हैं। तो बॉडी 1 जो है बॉडी x से बड़ी होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल की जो बॉडी है वो लार्जेस्ट होनी चाहिए लास्ट 3 डेज़ में। सो इससे पहले जो भी 2 कैंडल्स बने होंगे इनकी बॉडी से बड़ा होना चाहिए फर्स्ट कैंडल का बॉडी। सो उस केस में ये बेटर काम करता है। देन सेकेंड कैंडल जो वो गैप अप होना चाहिए। इस केस में गैप अप का कंडीशन क्या है, सेकेंड का जो ओपन है वो ग्रेटर होना चाहिए फर्स्ट के क्लोज से। तो फर्स्ट का क्लोज कहाँ पर आएगा, फर्स्ट का क्लोज यहाँ पर आएगा। अब सेकेंड का ओपन ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैंडल रेड है या ग्रीन है, बट ये वाला जो पार्ट है ये इसके क्लोज से ऊपर रहना चाहिए, तो ये बेटर काम करता है। सो ओपन जो है हमेशा क्लोज के ऊपर रहेगा। देन सेकेंड कैंडल जो है बेस्ट तभी काम करता है जब ये ग्रीन कलर का हो, तो उसको ग्रीन बना देते हैं। सेकेंड कैंडल अगर ग्रीन है तो बेटर काम करता है, दैट मीन्स ये वाला पैटर्न ज़्यादा बेटर काम करेगा इस केस में। सेकेंड कैंडल का बॉडी जो है वो फर्स्ट कैंडल के बॉडी से 30% कम होना चाहिए। दैट मीन्स ये बॉडी 1 है, ये फर्स्ट कैंडल की बॉडी, अब आप समझ ही गए होंगे बॉडी इसको बोलते हैं ये वाले पार्ट को। सो ये वाला पार्ट अगर x है तो ये 0.7x होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। एंड जो थर्ड वाला कैंडल है उसका क्लोज जो है 50% बिलो फर्स्ट कैंडल का बॉडी होना चाहिए। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न जो कि पिछले वाले पैटर्न में देखा था, जो हमने मॉर्निंग स्टार में देखा था, ये जितने भी पॉइंट्स का होगा इससे 50% नीचे अगर थर्ड वाला कैंडल का बॉडी चला जाता है तो ये बेस्ट वर्क करता है। देन थर्ड कैंडल जो है वो गैप डाउन होना चाहिए। इसका मतलब थर्ड का हाई है वो सेकेंड के लो से नीचे होना चाहिए। दैट मीन्स सेकेंड वाला कैंडल का लो अब ये आ गया, थर्ड वाला कैंडल समझ लेते हैं, इसका हाई जो है थर्ड वाला कैंडल का जो हाई है वो सेकंड कैंडल के लो से नीचे आना चाहिए।
एंड लास्ट कंडीशन जो है वो ये है कि एवरेज वॉल्यूम जो है इन लास्ट 5 डेज़ वो कम होना चाहिए, एवरेज वॉल्यूम इन लास्ट 25 डेज़। सो वॉल्यूम आप लगा सकते हो इंडिकेटर, जब आप इंडिकेटर लगाओगे नीचे आपको वॉल्यूम दिखेगा, उसमें आप एवरेज वॉल्यूम लगा लेना, SMA लगा लेना। तो जो 25 SMA है और 5 SMA है आप चेक कर लेना। 5 SMA जो है ये 25 SMA से कम होना चाहिए, कम होगा तो ये जो पैटर्न है ये ज़्यादा बेटर वर्क करेगा। सो यहीं पे हमारा ख़त्म होता है ये लेक्चर, और इसमें जितने भी पैटर्न्स थे जो स्विंग ट्रेडिंग में बेस्ट वर्क करते हैं वो मैंने बता दिए हैं। अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप ज़रूर इस बुक को पढ़िए, जिसका नाम है मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और आपके अगर कुछ भी सवाल हैं तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। अगर आप कमेंट नहीं लिखना चाहते तो मैंने नीचे एक फॉर्म का लिंक भी दे दूँगा, उस फॉर्म को आप भर सकते हो एंड उसमें मुझे अपना फीडबैक भी बता सकते हो कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आया या आपको लगता है कि मैं बेहतर तरीके से बता सकता था तो आप ज़रूर मुझे उस फॉर्म में बताइए। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।